हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आईसीएआर का पेपर है और ये पेपर हुआ था 8 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में। और इस पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैथ्स का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की भुजा और उसके क्षेत्रफल का अनुपात 1:14 है तो उसका परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं वर्ग की भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक्स स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल और बट्टे भुजा का अनुपात कितना है, 14/1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 14। यानी भुजा कितना है, मेरा 14 है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 यूनिट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सेल्स वुमेन हैं, कविता और कल्याणी, को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% और 15% कमीशन प्राप्त होता है। ठीक है, और 20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5%, और कविता को देखिए, दो सेल्स वुमेन है, कविता और कल्याणी, को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% और 15% कमीशन प्राप्त होता है। ठीक है, और 20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि कविता और कल्याणी दोनों की कुल आय में अंतर 7600 है तो कविता की कुल आय कितनी है। क्लियर है, ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं कि कुल बिक्री कितनी हुई, तो मान लेते हैं कुल बिक्री x हुई, तो कविता की आय कितनी हो जाएगी। देखिए, पहले उसको 20,000 तक की बिक्री पर उसको मिलता है 12% का कमीशन मिलता है। ठीक है, तो 20,000 का 12%, ठीक है, इतना तो उसको मिल गया 2400 रुपया। अब प्लस इससे अधिक के बिक्री पर कविता को 3% का अतिरिक्त बोनस मिलता है। ठीक है ना, यानी अगर 20,000 से अधिक का बिक्री करता है तो उसको कितना मिलता है, 3% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 15% मिलता है। क्लियर है, यानी मान लेते हैं वो x रुपये का बिक्री करता है तो x में से 20,000 तक तो उसको मिल गया 2400 रुपया, और उससे अधिक के बिक्री पे उसको 12% प्लस 3% एक्स्ट्रा यानी 15% मिलता है। ठीक है, तो x माइनस 20,000 का 15%। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3x माइनस 12,000/20। क्लियर है, अब निकाल लेते हैं कल्याणी की आय। देखिए, कल्याणी की जो आय है उसमें क्या है कि उसको 20,000 तक की बिक्री पे कितना मिलता है, 15% का कमीशन मिलता है। ठीक है, अगर वह 20,000 से अधिक का बिक्री करती है तो उसको 5% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 20% मिलता है। क्लियर है, तो 20,000 का 15% हो गया कितना, 3,000 रुपया, ये उसको मिलता है 20,000 तक की बिक्री पे। ठीक है, अगर वो बिक्री करता है कितना, 20,000 से ज़्यादा, तो उसको कितना मिलेगा, 20% मिलेगा, यानी x माइनस 20,000 का 20%। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 4x माइनस 20,000/20। क्लियर है, चलिए, ये मेरा हो गया कल्याणी की आय और ये मेरा हो गया कविता की आय। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि दोनों के आय का अंतर कितना है, कविता और कल्याणी दोनों की कुल आय में अंतर है 7600। तो इससे हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कविता की आय कल्याणी की आय माइनस कविता की आय, क्योंकि कल्याणी को ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है, यानी कल्याणी को मिल रहा है 20% और इसको मिलता है 15% ही। ठीक है, तो दोनों को जब घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 7600 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आया है, एक्स का वैल्यू मेरा आ जाता है 1,60,000 रुपये, यानी वो टोटल बिक्री दोनों कितना करता है, 1,60,000 का बिक्री करता है। ठीक है, कल्याणी भी करती है 1,60,000 का बिक्री और कविता भी करती है 1,60,000 का बिक्री। ठीक है, देखिए, तो इससे हमको निकालना है कविता की आय निकालना है। तो पूछ रहा है कविता की कुल आय कितनी है, तो कविता की आय कितनी हो जाएगी, हम पहले इतना निकाले हैं कविता की आय, 3x माइनस 12,000/20। ठीक है, तो इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो मेरा x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 23,400 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूनतम संख्या को 61,731 से गुना किया जाना चाहिए ताकि वह एक पूर्ण घन बन सके। ठीक है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए सिंपली इसको क्या करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पर लिख लिया इसको 3 गुने 3 19 गुने 19 गुने 19, और एक घन है तो घन के लिए हमको 3 का पेयर लेना पड़ता है। ठीक है, तो 19 का तो 3 पेयर है लेकिन 3 का 3 का पेयर नहीं है। ठीक है, यानी इसमें केवल 2 ही है, तो इसमें
तो इसमें 3 का पेयर पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए, 3 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी 3 से गुना करना होगा इसमें, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है और विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 270 किलोमीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। यानी देखिए पहली रेलगाड़ी की तो लंबाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये पहली रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, दूसरी का लंबाई दिया हुआ 270 मीटर और सुरंग की लंबाई दिया हुआ है 240 मीटर, ठीक है। तो बाई ऑप्शन भी इसको हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बाई ऑप्शन से करने के लिए मान लेते हैं कि जो पहली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है, 160 मीटर है, ठीक है ना। तो 160 मीटर पहली रेलगाड़ी की लंबाई हो गई और 240 मीटर मेरा कितना हो गया, ये रेल सुरंग की लंबाई हो गई, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, 400 मीटर, ठीक है। ये 18 सेकंड का समय लेती है, तो इससे हम लोग इसका स्पीड निकाल सकते हैं। इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 400 को, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं, ठीक है ना। जबकि इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है, मेरा डेसिमल में है नहीं इसका ऑप्शन, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ये जो होगा मेरा ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में आएगा इसका मतलब मेरा ऑप्शन इसमें है ही नहीं, इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब हम ले लेते हैं सेकंड ऑप्शन, 240 ले लेते हैं, ठीक है, और 210 ले लेते हैं। 240 में सुरंग की लंबाई है, 210 हो गया मेरा रेलगाड़ी की लंबाई, तो कितना हो टोटल लंबाई 450, इसमें डिवाइड कर लिया 18 से यानी 25, ठीक है, यानी 25 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आ गया, ठीक है ना। इस रेलगाड़ी की स्पीड कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। अब बोल रहा है कि विपरीत दिशा से आ रही है एक और रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। तो 54 को कन्वर्ट कर लिए हम लोग मीटर पर सेकंड, यानी 15 मीटर पर सेकंड। तो एक पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी की सापेक्ष स्पीड कितनी हो जाएगी, तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी कि दोनों का स्पीड जुट जाएगा। तो पहला स्पीड 15 हो गया, दूसरा स्पीड हो गया 25, दोनों को जोड़ लिया यानी 40 मीटर पर सेकंड। तो क्रॉसिंग टाइम कितना लग रहा है, तो 270 मीटर है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, अब पहली है 210, दोनों को जोड़ के हम लोग डिवाइड कर लिए 40 से, तो मेरा कितना आ रहा है 12 सेकंड। ये जो मेरा 12 सेकंड है इस 12 सेकंड के बराबर है, ठीक है ना, यानी मेरा ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है, क्लियर है। हम लोग अगर मेरा ये ऑप्शन नहीं मिलता, अगर मेरा जो 210 जो मेरा ऑप्शन है ये वाला अगर ऑप्शन नहीं मिलता, तो फिर हम लोग चेक करते 220 से, ठीक है। देखिए अगर आप करना चाहते हैं इसको पूरा प्रोसेस से, तो इसको पूरा प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड में है, यहाँ पे इसको मैंने पूरा प्रोसेस से किया हुआ है। मान लेते हैं पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है, x है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन एक कितना हो जाएगा, x प्लस सुरंग की लंबाई 240 बटे 18, ठीक है, यानी इतना मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन ए। अब निकालना है हमको स्पीड ऑफ ट्रेन बी। स्पीड ऑफ ट्रेन बी मेरा दिया हुआ 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लिए मीटर पर सेकंड में, यानी 15 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। फिर यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, देखिए ट्रेन ए की लंबाई तो हमको पता है यहाँ पे x है मान लिए हैं, और ट्रेन बी का कितना है 270 है, ठीक है। और जो ट्रेन ए है और जो ट्रेन बी है, इस दोनों का सापेक्ष स्पीड कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए मेरा इतना निकल करके आया है और स्पीड ऑफ ट्रेन बी मेरा 15 है, दोनों को हम लोग जोड़ लिए, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद मेरा कितना आ रहा है x प्लस 510 बट्टे 18, ठीक है। तो मेरा क्रॉसिंग टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, यानी सापेक्ष स्पीड हो जाएगा नीचे। तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो गया x प्लस 270 बट्टे सापेक्ष स्पीड कितना है x प्लस 510 गुने 18, ठीक है। जब इसको हम लोग काट पीट करेंगे तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 210 मीटर आ जाएगा, जो मेरा फर्स्ट ट्रेन का लेंथ है, क्लियर है। ये ईजिली होता है करना बाई ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग इसको बिना मेथड से किए हुए आप लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 30 और उनके गुणनफल का वर्गमूल दिया हुआ है 24, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। इसको भी आप बाई ऑप्शन कर सकते हैं या फिर इसको आप इसी से भी कर सकते हैं, बाई प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई प्रोसेस से यहाँ पे मैंने करा दिया है और बाई ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं बाई ऑप्शन कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं 12, ठीक है ना। तो ये मेरा बड़ी संख्या बोल रहा है, तो क्या बड़ी संख्या 12 होगी और छोटी संख्या मेरा 48 होगी, ऐसा तो संभव है नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन ए मेरा पहले ही छट जाता है। अब लेते हैं दूसरा ऑप्शन 36, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं बड़ी संख्या मेरा 36 है
तो छोटी संख्या क्या होगी मेरा 24 हो जाएगी, ठीक है ना। और दोनों का गुणनफल का वर्गमूल 24 बोल रहा है, तो दोनों के गुणनफल का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो मेरा कितना आ रहा है 12√6 आता है, जो मेरा 24 के इक्वल नहीं है, यानी ये वाला भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब मान लेते हैं बड़ी संख्या 48 मान लेते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब दोनों के गुणनफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो दोनों के गुणनफल का वर्गमूल मेरा कितना आता है 24 है। ये जो मेरा 24 है इस 24 के इक्वल आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही है, यानी 48 इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं बाई प्रोसेस। देखिए प्रोसेस में मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है मेरा, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 60 - x, क्लियर है। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल 24 है, तो यहाँ पे कर लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका वर्गमूल कर दिए जो 24 के इक्वल है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 और एक आ जाएगा मेरा x का वैल्यू 48। यानी एक मेरा छोटी संख्या होगी, एक मेरा बड़ी संख्या होगी। तो इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या मेरा 48 है, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दो पाइप है A और B एक टैंक को क्रमशः 45 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं, और एक निकास पाइप है C जो भरे हुए 2/3 भरे हुए टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 3/5 भाग कितने सेकंड में भर सकता है, ठीक है। देखिए ए का तो दिया हुआ है 45 मिनट और बी का दिया हुआ है 75 मिनट, ठीक है ना। और सी बोल रहा है सी जो भरे हुए टैंक का 2/3 भाग 20 मिनट में खाली कर सकता है, यानी 2/3 भाग खाली कर सकता है 20 मिनट में। तो एक भाग कितनी देर में करेगा 30 मिनट में करेगा, ठीक है। यानी एक काम वो कितनी देर में करता है 30 मिनट में करता है, यानी सी काम करेगा 30 मिनट में, क्लियर है। यहाँ पे प्लस का माइनस का मतलब होता है ये दोनों पाइप जो है भरने वाला पाइप है, ये माइनस का मतलब है निकालने वाला पानी, निकालने वाला पाइप है, ठीक है। तो इस तीनों का एलसीएम मेरा कितना आ गया 450, 45 450, 75 6 450, 30 15 450, क्लियर है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी टोटल कितना हो जाएगा। देखिए ये दोनों भरने वाला है, ये मेरा निकालने वाला है। तो 10 6 16 में से 15 गया 1, यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 1 हो गया, क्लियर है। अब बोल रहा है कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 3/5 भाग कितने देर में भर सकता है। यानी ये तो मेरा टैंक का टोटल कैपेसिटी है 450, तो 450 का 3/5 कितना हो जाएगा 450 का 3/5 हो जाएगा 270, क्लियर है। तो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा कितना समय लिया जाएगा 270/1, यानी कितना आया है ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आया है 1 आया है। तो इसी 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 270 में टोटल रहेगा, क्लियर है। और इस 270 का मतलब क्या होता है 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट, क्लियर है। तो 4 घंटे यानी 4.5, 4 घंटा हो गया 30 मिनट मतलब 0.5 आवर, 4.5 घंटे का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कंचे जिनमें से प्रत्येक का व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर एक बेलनाकार बीकर में डाले गए हैं जिसमें कुछ पानी है और वे पूरी तरह डूब गए हैं। बीकर का व्यास 28 सेंटीमीटर है। यदि पानी के स्तर में 15.75 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है तो इसमें डाले गए कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। कंचे का मतलब क्या है मेरा कंचा जो होता है यानी गोली जो होता है वो कैसा होता है स्फीयर के शेप में होता है, क्लियर है, ठीक है ना। और कंचे का जो व्यास कितना दिया हुआ है 4.2, यानी इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.1, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक बीकर है, बीकर का व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसका हाइट कितना हो जाएगा यानी पानी के स्तर जो है 15.75 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी यही इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाइट कितना हो गया 15.75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इसमें डाले गए कंचों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बीकर का आयतन निकाल लेंगे, यानी बीकर कैसा है सिलेंड्रिकल है मेरा, तो इसका आयतन क्या होता है πr²h, पाई गुने r² इंटू h, ठीक है। और इसमें कितने कंचे डाले गए हैं तो एक कंचे का आयतन मेरा कितना हो जाएगा, और एक कंचा जो है स्फीयर के शेप में है तो स्फीयर का आयतन कितना हो जाता है 4/3 गुने πr³, ठीक है। 4/3 गुने पाई इंटू r³ r मेरा 2.1 है, यानी 2.1 का होल क्यूब, ठीक है। तो कंचों की संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पे कंचों की संख्या क्या हो जाएगी बीकर का आयतन बटे एक कंचे का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसके वैल्यू को और इसके वैल्यू को यहाँ पे रख करके जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 250 कंचे,
क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 3 में मेरा गिवन है। ठीक है, ये जो काटपुट करने का जो प्रोसेस है आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसे सॉल्व करके जब लाएंगे तो यहाँ पे 250 आ जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी ने एक रेफ्रिजरेटर 15,500 रुपये में खरीदा और इसे 12% की हानि पर सोनी को बेच दिया, और सोनी ने इसकी मरम्मत कराई और इसे 3,360 रुपये इसे व्यय किया, और इसे रोजा को उसी कीमत पर बेच दिया जिस पर रानी को 20% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, तो सोनी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत लगभग कितना है ये निकालना है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं सीपी फॉर रानी, यानी रानी के लिए सीपी कितना था, 15,500 था। ठीक है ना, और इसे 12% का लॉस सहती है, तो वो कितना में बेचती है, तो 15,500 का 12% लॉस पे यानी 88% कितना हुआ, 13,640 रुपये। और ये जो हुआ 13,640 रुपये तो सीपी एसपी हो गया रानी के लिए, लेकिन खरीदती कौन है, सोनी खरीदती है इसी मूल्य पे। ठीक है ना, तो ये सीपी हो गया किसके लिए, सोनी के लिए, और सोनी जो है रिपेयरिंग पे खर्च करती है 3,360 रुपया। ठीक है ना, तो एक्चुअल सीपी कितना हो जाएगा सोनी के लिए, दोनों को जोड़ देंगे यानी 17,000 रुपये हो जाता है सोनी के लिए, सीपी हो जाता है। ठीक है, और बोल रहा है कि रानी उसी कीमत पर बेचती है जिस कीमत पर सोनी जो है उसी कीमत पर रोजा को बेचती है जिस पर रानी को 20% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, यदि जो रानी के लिए सीपी है 15,500, यदि उसमें 20% लाभ प्राप्त होता है तो इसका मतलब कितना हो गया, 15,500 का 120% यानी 18,600 में क्या करती है रानी जो है, सोनी जो है रोजा को बेचती है। ठीक है ना, सोनी जो है रोजा को बेचती है, यानी एसपी कितना हो गया सोनी के लिए, 18,600 इसका एसपी हो गया, तो उसमें कितना प्रॉफिट कमाती है, तो 18,600 में से 17,000 घटा देंगे तो कितना 1,600 रुपये मेरा इसमें प्रॉफिट आ गया इसका। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, 1,600 बटे 17,000 को 1900 यानी 9.4%, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो मेरा संख्या दिया हुआ है ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है ना, ये जो संख्या है सबसे पहले इसका सबका हम सम निकाल लेते हैं, सबका जब हम सम निकालते हैं तो मेरा आता है 66, जो मेरा 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, जब मेरा 3 जो सारे का सम जो मेरा 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब देखिए, अब सारे जो जितना भी ऑड प्लेसेस पे है, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यानी 5वें प्लेस पे है, यानी सारे जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उस सबका हम लोग सम निकाल लेते हैं। इसका सम कितना आता है, 33 आता है, जो मेरा इवन प्लेस पे जो है मेरा उसका सम निकाल लेते हैं, जो मेरा 33 आता है। ठीक है, यानी ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम 0 आता है, इसका मतलब वो संख्या 11 से विभाज्य है, यानी ये जो संख्या होगी ऊपर वाली, ये जो संख्या है ये संख्या जो है 3 और 11 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस के जेड इज इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको हम लोग को लिखना पड़ता है ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 3z है, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन इसमें देखिए 2x प्लस डायरेक्ट जेड दिया हुआ है, इसमें y का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो हम y को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। 2x प्लस 0y प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको इस फॉर्म में। क्लियर है, फिर यहाँ पे दिया है x प्लस 2y प्लस के जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस के जेड इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें a जो है ये बराबर क्या हो जाएगा, सबका कोफिशिएंट हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2 2 1, इसमें 1 है कोफिशिएंट, इसमें 0 है, इसमें 2 है, तो 1 0 1 1 0 2। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें k है, इसमें 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और k हो जाएगा, ये इक्वल टू हो गया a के। अब हम लोग x को लिख लेंगे, यानी इसमें जो है किसका किसका मल्टीपल है, x का गुना हुआ है, इसमें y का, इसमें z का गुना हुआ है, यानी x जो बराबर हो जाएगा x y और z के। ठीक है ना, और b में क्या हो जाएगा 6 5 और 0, b इक्वल टू हो जाएगा 6 5 और 0। क्लियर है, देखिए, और अद्वितीय हल के लिए होता क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लेते हैं,
2, जब हम लोग 2 लेंगे तो हम लोग इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है ना, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, यानी k इंटू 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा k इंटू 0 0, 2 इंटू 1 -2, क्लियर है। फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे लेते हैं हम लोग 1 को लेते हैं, जब 1 को लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे, तो कितना बचा 2 इंटू के माइनस 1 इंटू 1, 2 इंटू के माइनस 1 इंटू 1, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लेंगे, ये वाला का 3 लेते हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 दूने 4 माइनस 1 0 0, 4 माइनस 0 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या आता है, k का वैल्यू आ जाता है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 4.5, ठीक है। तो इस सीधे मेरा ऑप्शन में दिया हुआ है कि k का मान क्या होना चाहिए, 4.5 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जा करके इसका एक अद्वितीय हल हो सकता है, क्लियर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा 1 मेरा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया और शेष ने बी को वोट देने का वादा किया, और अंतिम दिन क्या करते हैं कि 12% मतदाता जो है ए को वोट देने के वादे से मुकर गए और 20% जो मतदाता जो बी को वोट देने वाले थे वो इनसे मुकर गए, ठीक है ना। यानी 12% जो मतदाता है ये वोट दे देता है बी को और 20% दे देता है ए को, ठीक है ना। और इस तरह से ए जो है 234 वोटों से हार जाता है। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3/7 है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि कुल मतदाता कितने हैं 700 मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी 3/7, ए का 3/7 यानी 300, इसमें 300 वोट देना चाहते हैं किसको, ए को, और बी को 400, ठीक है, क्लियर है। यानी ए को वोट देने का कौन सा कितना दिन वादा करते हैं, ए को 300 आदमी वादा करते हैं कि वोट देंगे और बी को वादा करते हैं 400 आदमी को वोट देंगे, क्लियर है। और जिस दिन वोट होता है उस दिन क्या करते हैं 12% मुकर जाते हैं, ठीक है। यानी 300 का 12% मुकर गए यानी 36 आदमी मुकर गए, और बी में जो है 400 का 20% यानी 80 आदमी मुकर गए, क्लियर है। तो 300 में 36 घटा देंगे यानी 264 हो गया, और 400 में से 80 घटा देंगे यानी 320 हो गया, ठीक है ना। जब 336 आदमी जब मुकर गए जो ए को वोट नहीं दिए, किस में जाके शामिल हो गए, बी में जाके शामिल हो गए, और इसमें जो 80 है ये जो बी को वोट नहीं दिए ये किसको वोट देंगे, ये जाके ए को वोट दे दिए, ठीक है। तो टोटल वोट कितने हो गए ए के पास, ये दोनों को जोड़ दिए हम लोग, कितना आया 344, और ये जो दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया 356, ठीक है। तो ए जो है कितना वोट से हार गया, ए जो है 12 वोट से हार गया, ठीक है। तो 12 वोट इज इक्वल टू कितना है 234 है, तो 700 वोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 13,650, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार ने 8,500 अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी क्रमशः 10% और 8% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदी है। उसने परिवहन पर 362 रुपये खर्च किए और कुर्सी को 7,800 में बेचा। उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करना है, क्लियर है। तो इसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है 8,500 रुपया, ठीक है ना, और इसको 2 क्रमिक छूट मिलता है, एक 10% का एक 8% का। तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 8500 का 10% का छूट का मतलब 90%, और 8% का छूट का मतलब कितना 92%, ठीक है। तो इतना निकाले तो मेरा जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया 7,038 रुपया, क्लियर है। अब आते हैं परिवहन खर्च पे। तो परिवहन खर्च कितना हो गया 362 रुपया, क्लियर है। परिवहन खर्च हो गया 362 रुपया, तो एक्चुअल सीपी कितना हो जाएगा, तो 7,038 प्लस 362 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आया 7,400 रुपया हो गया। और इसको बेचता कितने में 7,800 में इसको बेचता है, इसको प्रॉफिट कितना का हुआ 400 का, ठीक है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 400/7,400 गुने 100 यानी 5.40% इसका टोटल प्रॉफिट हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है। उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना है 32 वर्ष है। 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो वर्तमान में कितना है मैन और उसके सन का अनुपात कितना है 5x/3x है, ठीक है। 5:3 है, यानी मान लेते हैं कि मैन का आयु 5x है और सन का आयु कितना है 3x है, ठीक है ना। तो उनकी औसत आयु कितनी है, यानी 5x + 3x/2 यानी
5x प्लस 3x बट्टे 2 से भाग कर दिए तो इसका औसत आयु निकल गया 32 हो जाएगा ना 32। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हमको x का वैल्यू निकल गया 8, तो मैन का जो आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु 5 अट्ठे 40 वर्ष और सन का आयु कितना हो जाएगा 8 त्रिके 24 वर्ष। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद उसका अनुपात कितना होगा, तो इसमें 40 में 6 जोड़ देंगे, सन के 24 में 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों का अनुपात निकाल देंगे, यानी 46/40 यानी 23/15 इसका अनुपात हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल 27 किलोमीटर जाने में लगा समय इसके द्वारा धारा के प्रतिकूल 18 किलोमीटर जाने में लगे समय के बराबर है, और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल इतनी ही दूरी तय करने में 1.1/4 घंटे यानी 5/4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो नाव को धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाव का स्पीड या फिर धारा का स्पीड पूछा नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग उसको मानते नहीं हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा जो डाउन स्ट्रीम है धारा के अनुकूल हो गया D और धारा के प्रतिकूल हो गया अप स्ट्रीम यानी U। ठीक है, यानी 27D। क्लियर है, 27 यहाँ पे टोटल जाने का डिस्टेंस हो गया और D इसका स्पीड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का स्पीड D है और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है U है, यानी 27/D इक्वल टू 18/U, यानी जितना उसको जाने में अनुकूल जाने में समय लगता है उतना ही 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में समय लगता है। ठीक है, यानी 27D इक्वल टू 18/U। क्लियर है, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो 27U इक्वल टू 18D, यानी U का वैल्यू कितना आ गया 2D/3। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल इतना ही दूर यानी 15 किलोमीटर ही जाने में उसको कुल समय कितना लगता है 1.1/4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, यानी धारा के अनुकूल यानी 15/D प्लस धारा के प्रतिकूल यानी 15/U जाने में 5/4 घंटे उसको लग जाते हैं। क्लियर है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं यानी 60U प्लस 60D इज इक्वल टू 5DU आता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे U का वैल्यू कितना आया है 2D/3 आया है, यहाँ से हमको कितना आया U का वैल्यू 2D/3 आया है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग U का वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, यानी 60 इंटू 2D/3 प्लस 60D प्लस 5 इंटू D इंटू U का वैल्यू यहाँ पे 2D/3। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा D का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको U का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे U का वैल्यू क्या है U इज इक्वल 2D/3 है और हमको D पता चल गया 30, तो ये जो D है मेरा D के वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, यानी U इज इक्वल टू 2 इंटू D का वैल्यू 30 है मेरा 30/3 यानी 30 दूनी 60/3 यानी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी अप स्ट्रीम स्पीड कितना है मेरा 20 किलोमीटर पर आवर और मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड है मेरा 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो इससे मेरा टाइम निकल जाएगा। पूछ रहा है कि 35 धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी अप स्ट्रीम का स्पीड यानी धारा के प्रतिकूल होता है तो 35 बटे अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है 20 है, इसे भाग कर देंगे यानी 1.3/4 घंटे लगेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर मेरा 3 में गिवन ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बर्तन है A, B और C में अम्ल और पानी का मिश्रण दिया हुआ है जो किस अनुपात में है। अम्ल और पानी का अनुपात है 3:7, फिर 5:11 और 9:13 के अनुपात में है A और B और C बर्तन में। ठीक है, यदि बर्तन की धाराओं का अनुपात दिया हुआ है, बर्तन की धारिताओं का अनुपात यानी बर्तन की कैपेसिटी कितनी है उसका अनुपात दिया है 5:8:11, तो सभी तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक साथ मिलाने पर अम्ल का पानी से अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अम्ल टोटल कितना होता है इसमें, इसका धारिता है 5 का 3/10। ठीक है ना, ये जो मेरा 5 जो मेरा कैपेसिटी है A का, इसी का ना 3 भाग मेरा एथी है, इसी का मेरा 3 भाग मेरा एथी है अम्ल है, तो 5 का 3/10 3:7 मेरा जो मेथी है मेरा मिश्रण है 3:7 में यानी 5 का 3/10। ठीक है, वैसे ही सेकंड में B का कितना हो जाएगा 8 का 5/16 अम्ल हो जाएगा, 11 का 9/22 मेरा अम्ल हो जाएगा। क्लियर है, अब निकाल लेते हैं पानी की मात्रा। तो 5 का इसमें अगर 3 मेरा अम्ल है तो पानी कितना हो जाएगा 4 मेरा पानी हो जाएगा। क्लियर है, तो 5 का 4/10 नहीं 7 मेरा पानी हो जाएगा ना, 3 मेरा अगर अम्ल है मेरा तो 7 मेरा क्या है मेरा पानी है, तो 5 का
7/10, क्लियर है। वैसे ही 8 का 11/16, फिर वैसे ही 11 का 13/22, क्लियर है। 5 का 7/10, 8 का 11/16 और 11 का 13/22, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3/2 प्लस 5/2 प्लस 9/2 बट्टे 7/2 प्लस 11/2 प्लस 13/2, ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 17/2 भागे 21/2, ठीक है ना, 31/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 17/31, यानी 17/31 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। ये सबसे शॉर्ट तरीका है बनाने का इसको। देखिए एक और क्वेश्चन है, संख्याओं 27, 31, 29 और 37 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो, ठीक है ना। इसको आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और एक बाई प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से किसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं वो संख्या कौन सी है, 25 है, ठीक है। तो सारे संख्या में से घटा लेते हैं, ठीक है। तो 27 में से 25 गया 2, 31 में से 25 गया 6, 29 में से 25 गया 4, 37 में से 25 गया 12, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इसका जो शेषफल इसका जो क्या मिलेगा, इसका जो शेषफल होगा, यानी इसको जो घटाए जाते हैं हम लोग, देखिए 27 में 25 घटाया 2 आया, इसमें से घटाया 6 आया, इसमें से घटाया 4 आया, इसमें से घटाया 12 आया। बोल रहा है प्रत्येक में से घटाई संख्या कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो, ठीक है ना। तो इसमें से घटा दिए तो घटाने के बाद कितना आता है, शेषफल कितना आता है, 2 आता है, 6 आता है, 4 आता है, 12 आता है। और इसका क्या होना चाहिए, समानुपात में होना चाहिए ये, यानी 2/6 इक्वल टू 4/12 का होना चाहिए, ठीक है। 2/6 इक्वल टू 4/12 होना चाहिए। तो क्या ऐसा है, तो 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, यानी 1:3, यानी 1/3 इक्वल टू 1/3 है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आप करते हैं बाकी 3 ऑप्शंस को तो ऐसा नहीं होगा। चलिए एक ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं 4 को। देखिए 2 नंबर तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 30 है, तो 27 में से 30 कैसे घटाइएगा, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे 27 बट्टे यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27 में 27 घटाइए कितना, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। तो एक ऑप्शन बचता है मेरा 4 नंबर, यानी 20, ठीक है। तो इसको लेकर हम लोग देख लेते हैं। तो 27 में से 20 गया 7, 31 में से 20 गया 11, 29 में से 20 गया 9, 37 में से 20 गया 17, ठीक है। यानी 7/11 इक्वल टू 9/17 है। 7/11 जो है 9/17 के बराबर नहीं है, यानी ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बाई प्रोसेस से। प्रोसेस से इसको कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है मेरा, x है, ठीक है ना। तो 27 में से जब x को घटाएंगे तो इसका रेशियो 31 माइनस x, इस दोनों का जो रेशियो होगा ये 29 माइनस x रेशियो 37 माइनस x के रेशियो से बराबर होगा, ठीक है। यानी 27 माइनस एक्स बट्टे 31 माइनस एक्स इक्वल टू 29 माइनस एक्स बट्टे 37 माइनस एक्स, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो संख्या होगा। यानी जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कितना आता है एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू आ जाएगा मेरा 25, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। इसको आप लोग सॉल्व करना आप लोगों का काम है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक्स कट गया है, यहाँ पे आप लोग इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करिएगा, एक्स का वैल्यू आपको 25 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, रजनी और बीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। वर्तमान में सामंथा, ये सामंथा लिखा हुआ है, सामंथा रजनी से 5 वर्ष छोटी है। सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। 5 वर्ष बाद सामंथा की आयु कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं रजनी को आर मान लेते हैं, बीना को बी मान लेते हैं, सामंथा को एस मान लेते हैं, क्लियर है, ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। बोल रहा है कि रजनी प्लस बीना की वर्तमान आयु का योग कितना है, 65 वर्ष है, यानी आर प्लस बी इज इक्वल टू 65 वर्ष है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आर की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स मान लेते हैं, तो बीना की वर्तमान आयु निकल जाएगी 65 माइनस एक्स, और सामंथा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रजनी से 5 वर्ष छोटी है, यानी एक्स माइनस 5, क्लियर है। अब बोल रहा है कि सामंथा और बीना की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 7:8, तो सामंथा की आयु ये हो गई, बीना की आयु ये हो गई, तो सामंथा बट्टे बीना इज इक्वल टू 7/8 हो जाएगा, ये क्लियर है। जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 33 वर्ष, ठीक है। तो रजनी की वर्तमान आयु कितना निकल के आ गया, 33 वर्ष।
तो बीना की आयु कितना हो जाएगी, 65 में से 33 चला गया 32 वर्ष। और समंथा की आयु कितनी वर्तमान आयु हो जाए, समंथा की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, 33 में से 5 घटा देंगे यानी 28 वर्ष। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद समंथा की आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद समंथा की आयु कितनी हो जाएगी, तो इसमें 28 में 5 जोड़ देंगे यानी 33 वर्ष हो जाएगा समंथा की आयु। क्लियर है, 5 वर्ष के बाद, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। रवि ने साधारण ब्याज पर 6.5 वर्ष के लिए 32,500 रुपये जमा किए। उसने 6.5 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,731 रुपये 25 पैसे मिले। तो ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कितनी थी, ये निकालना है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला पे बैठा देना है। दर इज इक्वल टू क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ये मेरा ब्याज हो गया गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ठीक है, आप जब इसको काट पीट करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 6.5, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 48.5 kg है। उनमें से 10 विद्यार्थी जिनका औसत भार 45 kg है वे कक्षा छोड़ देते हैं, और 8 विद्यार्थी जिनका औसत भार 46.5 kg है वो कक्षा में शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार नया औसत जो है 0.475 kg बढ़ जाता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो माना कुल संख्या कितनी थी, x थी, तो विद्यार्थियों का औसत भार दिया हुआ है तो इसमें कुल भार निकाल लेंगे, 48.5x हो जाएगा। तो छोड़ने वाले 10 विद्यार्थियों का कुल भार कितना हो जाएगा। ठीक है, तो औसत भार दिया हुआ 45 गुने 10 यानी 450 kg जो छोड़ने वाले हैं, और शामिल होने वाले कितने हैं, तो शामिल होने वाले 8 विद्यार्थी हैं, तो इनका कुल भार कितना हो जाएगा। इनका औसत दिया हुआ 46.5, उसमें 8 से गुना कर देंगे यानी 372 kg इनका कुल भार हो जाएगा। तो नया औसत भार क्या हो रहा है, जब इसमें से जब इतना विद्यार्थी शामिल होते हैं और इतना विद्यार्थी छोड़ते हैं तो ये हो जाता है 48.975 kg। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मेरा जो सबसे पहले जो था 48.5 kg, ठीक है, यानी विद्यार्थियों का जो कुल भार कितना है 48.5 kg है, 48.5x है। ठीक है ना, इसमें 372 kg का आदमी शामिल हो गया, 8 आदमी, और 450 kg का जो 10 आदमी है वो निकल गया, यानी इसमें हम लोग 372 जोड़ के 450 घटा लिए। ठीक है ना, बट एक मेरा टोटल आदमी था, इसमें 8 आदमी शामिल होता है, इसमें से 10 आदमी निकल जाता है। ठीक है ना, तो अब जाके मेरा औसत कितना हो जाता है, अब जाके मेरा औसत हो जाता है 48.975। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, तो इस जब इशारे को जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरा x का वैल्यू आ जाता है 42। क्लियर है, जो मेरा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है ना, अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो ये जो प्रोसेस है इतना आसान आपको, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। इसको मैंने लिख इसलिए दिया है ताकि जो भी बच्चे अगर नए बच्चे हैं जिसको ये सारे उनको प्रोसेस नहीं आता है करने, ताकि वो आसानी से समझ सकें, और जिसको सब कुछ पता है इसके बारे में, ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली यहाँ से वो शुरुआत कर सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर शुरुआत करता है तो बस ये थोड़ा सा क्या है, इतना दूर में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभाकार बॉक्स की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है और उसकी ऊंचाई का 1/5 है। यदि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। ठीक है, देखिए माना घनाभाकार बॉक्स, यानी घनाभाकार का मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइडिकल शेप। तो मान लेते हैं घनाभाकार बॉक्स का चौड़ाई कितना है, x है। ठीक है, चौड़ाई कितना मान लिए, x मान लिए, तो इसका लंबाई कितना होगा, इसका जो चौड़ाई है लंबाई की आधी है, यानी इसका लंबाई अगर 2x होगा तभी तो इसका चौड़ाई x हो जाएगा। क्लियर है, और इसकी ऊंचाई जो है, और इसकी जो चौड़ाई जो है इसकी ऊंचाई के 1/5 है। ठीक है ना, अगर इसकी ऊंचाई अगर 5x रहेगा तभी तो जाके इसका 1/5x होगा। 1/5 करेंगे 5x का तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर चौड़ाई मान लेते हैं x तो इसका लंबाई कितना होना चाहिए, इसके 2 गुना 2x होना चाहिए, और इसका ऊंचाई कितना होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए, यानी 5x होना चाहिए। क्लियर है, तब बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या होता है, क्यूबॉइड का 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे x 2x और 5 वैल्यू में पुट कर दिया यहाँ पे, तो मेरा कितना आता है 4320 के इक्वल है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x = 12 आ जाता है। क्लियर है,
तो मेरा x कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई हो गया 12, इसका लंबाई हो गया 24 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई हो गया 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखिए तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि वर्ड का L इंटू बी इंटू एच करके, तो तीनों को जब गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 17,280 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी एक विशेष कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और गणेश जो है स्वामी से 20% कम कुशल है और रघु जो है स्वामी से 20% अधिक कुशल है। एक साथ मिलकर काम करते हुए स्वामी और गणेश ने 30% कार्य पूरा कर लिया है। तो शेष कार्य को गणेश और रघु ने मिलकर पूरा किया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ। ठीक है, देखिए एस जो है 24 दिन में कर सकता है और गणेश जो है स्वामी से कम कुशल है, यानी कितना 20% कम कुशल है। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे स्वामी को मान लिया गया है एस, गणेश को जी मान लिया गया है और रघु को आर मान लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गणेश हो गया, यहाँ पे स्वामी हो गया। यदि स्वामी मेरा 100 कुशल है यानी 20% कम गणेश कुशल यानी 80 कुशल है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकाल लिया यानी 4:5। तो ये इसका एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 4:5। तो इसका टाइम कितना लेगा, तो ये 5 लेगा, ये 4 लेगा। और स्वामी कितना दिन में करता है 24 दिन में, यानी 4 = 24 है, तो मेरा 5 = कितना हो जाएगा 30, यानी गणेश जो है 30 दिन में वो काम करेगा। ठीक है, तो गणेश कितने दिन में काम करेगा, वो 30 दिन में काम करेगा पूरा काम। अब बोल रहा है कि रघु स्वामी से 20% अधिक कुशल है। क्लियर है, तो रघु जो है स्वामी से 20% अधिक कुशल है, यानी स्वामी को मान लेते हैं 100 कुशल है, तो रघु कितना होगा 120, यानी 20 × 25 100 और 20 × 6 120। तो इफिशियंसी कितना निकल गया 5:6। तो टाइम कितना आ जाएगा 6:5। और स्वामी का मेरा दिया हुआ है 24 है, स्वामी जो है 24 दिनों काम को पूरा करता है, यानी 6 = 24, तो 5 = 20। क्लियर है, यानी रघु कितने दिन में काम पूरा करेगा 20 दिन में। ठीक है, तो रघु कितने दिन काम करेगा 20 दिन में। क्लियर है, तो अब 24, 30 और 20 काम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यानी 120 आ गया। तो 24 × 25 120, 30 × 4 120 और 20 × 6 120। क्लियर है, तो स्वामी और गणेश द्वारा किया गया कार्य कितना है, बोल रहा है कि रघु और स्वामी जो है वो कार्य का कितना काम पूरा करते हैं। स्वामी और जो गणेश हैं वो कार्य का 30% काम ही केवल पूरा कर पाते हैं। ठीक है, और शेष कार्य को कौन पूरा करता है, गणेश और रघु मिलकर काम करते हैं। ठीक है, यानी स्वामी और गणेश कितना काम करते हैं 120 का 30 बट्टे भाग, यानी 30% काम करते हैं। 120 का 30% कितना हो गया 36 काम ही केवल पूरा करते हैं स्वामी और गणेश। तो स्वामी और गणेश कितना समय लेते हैं इसको करने में, तो 36/5 और 4 कितना हो गया, दोनों का एफिशिएंसी 5 और 4 9 से भाग कर दिया, यानी 4 दिन का समय लेते हैं स्वामी और गणेश। ठीक है, तो अब शेष काम कितना बच गया, तो 120 में से 36 को घटा देंगे तो उतना मेरा शेष काम बच गया। तो रघु और गणेश जो है कितना समय लेंगे, तो 120 में से जब हम घटा देंगे 36 को कितना आएगा 84 आ जाएगा। और रघु और गणेश का एफिशिएंसी कितना है, रघु का 6 है और गणेश का 4 है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी 10 हो गया। ठीक है, तो इसमें 10 से भाग कर देंगे, यानी 84 को जब भाग करेंगे 10 से तो मेरा कितना आ जाएगा 42/5। ठीक है, तो काम करने में कुल समय कितना लगा, तो देखिए 42/5 लेते हैं रघु और गणेश मिल करके, और स्वामी और गणेश मिलकर कितना समय लेते हैं 4 दिन। तो दोनों को जोड़ दिए हम लोग, कितना है 62/5 दिन, यानी 12.2/5 दिन का कुल समय लगता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सिंप्लीफिकेशन है। देखिए 0.3 को मान लेते हैं ए और 0.4 को मान लेते हैं बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² + ab + b² अपॉन a² + b²। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस ab, या फिर a² + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 0.3 + 0.4 कितना होगा 0.7 हो जाएगा। तो 0.7 का होल स्क्वायर यानी 0.49। ठीक है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर यानी 0.49। क्लियर है, और ए बी कितना हो जाएगा, ए बी मेरा कितना दिया हुआ है 0.12, यहाँ पे हो गया 0.12, इसका दुगुना यानी 0.24। तो इसमें से इसको हटा लेंगे कितना आ जाएगा 0.37। जब इसमें से इसको हटा लेंगे यानी आ जाएगा 0.25। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1.48, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा ने अपना लैपटॉप 12% की हानि पर 25,520 में बेचा। उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए यह किस कीमत पर बेचना चाहिए था इसको। ठीक है, देखिए
ये बेच रहा है 12% की हानि पर कितना में, इतना में बेच रहा है, यानी 100 माइनस 12% इज इक्वल टू 25,520, ठीक है ना। यानी 88% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25,520 दिया हुआ है, और इसको कितना में बेचना चाहिए, 10% के लाभ पर बेचना है उसको, तो उसको कितना बेचना चाहिए था, यानी 110% का वैल्यू हमको निकालना है। 88% का वैल्यू मेरा दिया हुआ है इतना, और हमको निकालना है 110% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 25,520 बट्टे 88 गुने 110%, ठीक है, कितना आ गया, 31,900 रुपये आ गया, जो ऑप्शन नंबर 3 में मेरा गिवन है। ये सबसे आसान तरीका है इसको करने का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 8% की थी, नहीं, प्रथम वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 6% कम हो जाती है, और दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या दी हुई है 88,830, ठीक है ना। तो प्रथम वर्ष के शुरुआत में ही इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो मान लेते हैं शुरू में जनसंख्या कितनी है, x है, क्लियर है, x है इसके शुरू में जनसंख्या, तो x का 108%, यानी प्रथम वर्ष में कितना बढ़ता है, 8% बढ़ता है, यानी 108%, x का 108% गुण, और दूसरे वर्ष में क्या होता है 6% कम हो जाता है, यानी 100 माइनस 6 यानी 94, यानी x का 108% का 94% इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 88,830। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 87,500, जो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कौसे के इज इक्वल टू दिया है 5/4, ठीक है, और तो हम लोग को कॉटे प्लस 1 प्लस कौसे अपॉन साइने का मान कितना होगा ये निकालना है। देखिए कौसे के मेरा 5/4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इज इक्वल टू 4/5, और 4 मेरा क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, और मेरा 5 क्या है, मेरा हाइट है, तो इससे हम लोग बेस निकाल सकते हैं, √h² माइनस p², तो कितना हो जाएगा, b आ जाएगा मेरा 3, ठीक है। तो कौसे कितना हो जाएगा b/h, यानी b मेरा 3 है, हाइट मेरा 5 है, तो 3/5, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 2 cos A + 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। यहाँ पे कौसे का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली जितना ये यहाँ पे आया आप लोग यहाँ से निकाल सकते थे, साइन ए निकाल लेते, जैसे निकाल दिए यहाँ पे कौसे निकाल दिए, फिर आप लोग कोटे निकाल लेते और डायरेक्टली यहीं पे इसका वैल्यू पुट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ा सा आप लोग इसको ईजी कर सकते थे, यहाँ पे इतना आ गया, यानी 2 cos A + A इज इक्वल टू 2 cos A + A अपॉन साइन ए। यहाँ पे कौसे का वैल्यू पुट कर दिए 3/5 प्लस 1, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे कितना 4/5, ठीक है। जब हम लोग इसको सॉल्व किए यहाँ पे तो मेरा आंसर आ गया 11/4, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए ये लास्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसको आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।